हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग पैट के जीएस के लिए प्रैक्टिस सेट्स को कर रहे हैं, अल्टरनेट डेज़ पे कर रहे थे, पर अभी बीच में 1-2 दिन का गैप ज़्यादा आ गया। उसका कारण ये था कि भाई टाइपिंग कराने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और जो टाइपिस्ट थे जहाँ से मैं टाइप करा रहा था, वो कहीं चले गए थे, तो इसलिए फिर बीच में 1-2 दिन का गैप आ गया है। तो आप ये सब चीज़ें समझ सकते हैं। तो आज हम छठा प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन टेस्ट हैं सब। जहाँ पे नीड होती है वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ और जितने भी क्वेश्चन हैं आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं सारे के सारे क्वेश्चन। तो बिना देरी किए हम लोग शुरू करेंगे। हिंदी की जो क्लास जो शुरू की गई थी, जिसमें संज्ञा को मैंने कराया था, उसमें अगला सर्वनाम करवाना था। तो वही टाइपिंग वाली प्रॉब्लम्स हैं सब। तो कल आपकी फिर सर्वनाम की क्लास हम लोग करेंगे, कोई इश्यू नहीं है। फिर परसों यही इसी तरह से हम अल्टरनेट चलते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे और भी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। तो बिना देरी किए हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे, ठीक है? आप लोग देखिए और चीज़ों को आंसर कीजिए। मुझे लग रहा है थोड़ा ब्राइटनेस इसका कम हो रहा है, तो मैं इसका ब्राइटनेस ठीक कर देता हूँ। ओके, ये ठीक है। अब ये फिट हो गया मामला। ओके, देखो पहला जो प्रश्न है, ठीक है? वही है जिस तरह का पैटर्न हम लोग फ़ॉलो कर रहे थे। पहले हिस्ट्री का, फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसके बाद भूगोल के प्रश्न, उसके बाद आपके अर्थव्यवस्था के, उसके बाद आपके संविधान के, फिर साइंस, फिर करंट अफ़ेयर्स और आपका फिर उसके बाद जनरल अवेयरनेस 10-10 नंबर के आपके आने। तो पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन-सा कर यानी कि कौन-सा टैक्स फिरोज़ शाह तुगलक द्वारा लगाया गया था? इसमें पहला ऑप्शन है खराज एवं खुम्स, ठीक है? खराज एवं खुम्स। देखो खराज टैक्स क्या था, मैं इसके बारे में थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ। खराज टैक्स था कि जो गैर मुस्लिम लोग थे, कौन थे? जो गैर मुस्लिम लोग थे, ठीक है? गैर मुस्लिम लोग थे, जो मुस्लिम नहीं थे, उन लोगों के लिए ये एक प्रकार का भूमि कर था, यानी कि लैंड पर लगने वाला टैक्स था, जिसको देना पड़ता था किससे? कि जो भी उपज होती थी, जो भी पैदावार होती थी, उसका 1/2 या उसका 1/3 देना पड़ता था उस समय राजा को, ठीक है? खुम्स क्या था? देखो ये दूसरा टैक्स है, इसको खम्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं? खम्स, ठीक है? और ये टैक्स देना होता था लूट के सामान पर, कितना? लूट के सामान पर। यदि कोई सामान लूट के लाया गया है, तो उस पर उसका 1/5 राजकोष में जमा करना होता था। ये था खम्स टैक्स, है ना? कोई मतलब लूट के लाए, ज़ोर-ज़बरदस्ती करके कोई पैसा लाए, तो वो लूट का जो सामान था मतलब आप देखो कि किस प्रकार का शासन लोग चलाते थे और किस तरह के लोग होते थे कि लूट के सामान पे टैक्स लेते थे। तो इसका मतलब क्या लूट जायज़ होगी कि भाई लूट के ले आए, ठीक है? इस टाइप का कुछ है। उसके बाद अगला जो टैक्स है वो है जजिया। जजिया कर के बारे में आपने सुना होगा। ये हिंदुओं पर लगने वाला था, यानी कि हिंदू कह लीजिए आप या गैर मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर था। गैर मुस्लिमों पर लगने वाला कैसा था? एक धार्मिक कर था। एक धार्मिक कर था कि भाई या तो आप हमारे राज्य में रहना चाहते हो, तो आपको क्या करना है? या तो आप मुसलमान बन जाओ, है ना? यदि आप मुसलमान नहीं बनना चाहते, तो आपको अपने रिलिजन को प्रैक्टिस करने के लिए, अपने धर्म का आचरण करने के लिए, आपको जजिया नामक कर देना होगा। ठीक है? उसी तरह से एक कर था ज़कात, क्या था? ज़कात। ये कर जो था, ये मुस्लिमों के लिए था, किस लिए था? मुस्लिमों के लिए था। ठीक है? आज भी मुस्लिम धर्म में इसको मतलब माना जाता है, बहुत पवित्र माना जाता है। मतलब ये कर एक ऐसा था, ये एक जो ज़कात होता है, उसको दान कहा जाता है, मतलब दान में दिया हुआ जो चीज़ होती है। परंतु इसको इतना कंपल्सरी बनाया गया था कि ये एक कर की भांति से लगता था। तो कर जैसा दान, है ना? टैक्स के जैसा दान, टैक्स के जैसा डोनेशन ये था। और अगला था आपका शर्ब, यानी कि सिंचाई कर, सिंचाई पे दिया जाने वाला कर टैक्स था। तो फिरोज़ शाह तुगलक के टाइम में ये सभी के सभी टैक्सेस अपने मतलब एक्जिस्टेंस में थे, इन सब को माँगा जाता था, ये सब आदमी को चुकाने पड़ते। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के पश्चात, देखो यही थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, फिर भी मतलब जैसे तैसे करवा के इनको लाए हैं भाई, है ना? लौटने के पश्चात किस आंदोलन में भाग लिया था? तो जैसे ही मतलब जो गांधी जी थे वो 1915 में भारत आए थे। उसके बाद जब उन्होंने पहली बार किसी भी आंदोलन में भाग लिया, तो वह आंदोलन था 1917 का चंपारण सत्याग्रह। क्या था? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह। आपने चंपारण का नाम बहुत सुना होगा। एक तो चंपारण सत्याग्रह के नाम से सुना होगा
और आजकल लोग मांस बहुत खा रहे हैं। तो चंपारण में एक बकरे का मांस खाया जाता है, मटन, चंपारण मटन के नाम से हांडी में मटन बनाते हैं वहाँ पर लोग, उसको खाते हैं, वो बड़ा फेमस है, चंपारण मीट के नाम से जाना जाता है। तो चंपारण में एक व्यक्ति थे कौन? राजकुमार शुक्ल। कौन थे? राजकुमार शुक्ल। तो राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बुलाया कि भाई यहाँ पे देखो क्या है, 3 कठिया प्रथा चल रही है। 3 कठिया प्रथा चल रही है। ये 3 कठिया प्रथा मतलब एक भारी भरकम टैक्स से रिलेटेड थी कि किसानों को नील की खेती करने के लिए क्या किया जाता था? बाध्य किया जाता था कि आप नील की खेती करो, और उसमें फिर मतलब टैक्स भी बहुत ज़्यादा लेती थी। तो नील की खेती करने से एक तो जो भूमि थी, वो उपजाऊ नहीं रह जाती थी, और उसके ऊपर भी जो उपज हो रही है, तो वहाँ से पैसा मिलने की बजाय भारी भरकम टैक्स लिया जा रहा था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इस चीज़ को कर रही थी वहाँ पर। तो इस चीज का विरोध करने के लिए गांधी जी ने सन 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया राजकुमार शुक्ल के कहने पर। तो पहला उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा ये, खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? अपना आपने खजुराहो का नाम तो बहुत अच्छे से सुना होगा, ठीक है। खजुराहो का नाम आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। खजुराहो में ज्यादातर क्या देखा जाता है कि खजुराहो में जो मंदिर हैं उनके बाहर कलाकृतियां बनी हुई हैं। क्या बनी हुई हैं? कलाकृतियां बनी हुई हैं। और जो आपके क्या कह सकते हैं, आपका काम शास्त्र है ना, काम शास्त्र है ना, मतलब आपके काम शास्त्र को दर्शाती है ना, आपके काम शास्त्र को दर्शाती है, उससे संबंधित है। आपको कई जगह सेक्सुअल पोजीशन देखने के लिए वहां पर मिल सकती है ना, वो चीजें हैं उसमें। तो इन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के राजाओं ने करवाया था। वास्तविकता में इन मंदिरों का जो संबंध है वो हिंदू और जैन धर्म से हिंदू और जैन धर्म से इनका संबंध है। और ये जो खजुराहो के मंदिर हैं, ये एमपी में है। एमपी में एक जगह है छतरपुर। क्या है? एमपी में एक जगह है छतरपुर, वहां पर ये मंदिर आपके स्थित हैं। चंदेल वंश के राजा है ना, चंदेल वंश के राजाओं ने इनका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिण भारत में चोल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इनमें से तो कोई नहीं है। चोल वंश का जो संस्थापक था वह व्यक्ति था विजयालय। आपको याद रखना है, विजयालय। ठीक है, विजयालय ने दक्षिण भारत में चोल वंश की स्थापना की थी, ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है हमारा, किस मुगल सम्राट ने पहली बार अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने एवं कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? तो वह व्यक्ति था आपका जहांगीर। वह व्यक्ति था आपका जहांगीर, जिसने जिसके दरबार में है ना, जिसके दरबार में एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था टॉमस रो, थॉमस भी कह देते हैं। और ये जेम्स फर्स्ट का राजदूत बन के आया था। जेम्स फर्स्ट का राजदूत बन के आया था, और उसने भारत में क्या किया था? उसने भारत में व्यापार करने के लिए एवं कारखाना स्थापित करने के लिए जहांगीर से अनुमति मांगी थी, और जहांगीर द्वारा यह अनुमति प्रदान कर दी गई थी सन 1615 में। ठीक है, सन 1615 में। तो ये इतिहास के आपके 5 प्रश्न ये रहे। अगला है हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो मतलब था, उसका पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, यानी कि वह कौन सा अधिवेशन था? वह कौन सा अधिवेशन था जिसमें आखिरी बार बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया? तो बाल गंगाधर तिलक की जो मृत्यु हुई है वो सन 1920 में हुई। कब हुई? सन 1920 में हुई। और एक बात और भी है बाल गंगाधर तिलक के बारे में, कि बाल गंगाधर तिलक कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम नहीं किए, कभी भी ये अध्यक्ष नहीं रहे हैं। तो अंतिम अधिवेशन जो बाल गंगाधर तिलक जी ने अटेंड किया था वह था अमृतसर अधिवेशन सन 1919। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों को जीवन के अंत के कारण के आधार पर सुमेलित कीजिए। यहाँ पर जतिन दास लिखा हुआ है, चंद्रशेखर आजाद लिखा हुआ है, भगत सिंह लिखा हुआ है, और कल्पना दत्त यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इनमें से किस किस क्रांतिकारी के जीवन के अंतिम क्षण या मतलब उनके जीवन का अंत किन कारणों से हुआ, इनको सुमेलित आपको करना है। तो जो जतिन दास हैं, जतिन दास की जो मृत्यु हुई है वो भूख हड़ताल के कारण हुई। के कारण, वो भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु हुई। ठीक है। चंद्रशेखर आजाद जी ने वीरगति पाई है कब? मुठभेड़ के दौरान आत्महत्या करके। आखिरी गोली बची थी, है ना, और वो सीधे एकदम कनपटी में मारी और खत्म, एकदम हाथ नहीं लगूंगा। सौगंध खाई थी चंद्रशेखर आजाद जी ने कि भाई कभी भी जीवित हाथ नहीं लगूंगा अंग्रेजों के। तो एल्फ्रेड पार्क है इलाहाबाद में,
ठीक है, आजकल प्रयागराज है नाम, तो वहाँ पर मुठभेड़ हुई। मतलब मुखबिरों ने सूचना दे दी कि आज़ाद साहब वहाँ बैठे हैं। तो बहुत देर तक तो मतलब गोलीबारी करते रहे, पर लगा कि अब जीत नहीं पाएँगे और ना भाग पाएँगे। तो क्या किया, आखिरी गोली बची थी, धड़ाम से मतलब एकदम से मारा उन्हें। ठीक है? और इतना ज़्यादा खौफ था चंद्रशेखर आज़ाद जी का, इतना खौफ था आज़ाद साहब का कि जो अंग्रेज़ अधिकारी थे, वो उनके मृत शरीर के पास भी जाने में डर रहे थे। कि भाई ऐसा तो नहीं है सिंह नाटक भर के पड़ा हुआ एकदम झपट से गोली मारो। जब मुठभेड़ हो रही थी तो मैंने पढ़ा था अपने बुक्स में कि इतना अचूक निशाना था कि गोली मारी तो अंग्रेज़ अफ़सर के जो हाथ था पूरा का पूरा, ठीक है? वो जो कलाई थी, वो कलाई को तोड़ के बाहर निकल गई गोली। ऐसे महान क्रांतिकारी थे और कैसे ब्रह्मचारी पुरुष थे बिल्कुल। ठीक है, गीता एक हाथ में गीता जी रखते थे, एक हाथ में पिस्टल रखते थे और बस उसी हिसाब से सब काम चलता। तो ऐसे महान क्रांतिकारी, ठीक है, सब महान क्रांति जतिन दास, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह सब युवावस्था में ब्रह्मचारी, सब के सब ब्रह्मचारी और राष्ट्र के उत्थान के लिए, देश के उत्थान के लिए, देश की आज़ादी के लिए इन लोगों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। और आज देखिए जिन ब्रह्मचारियों ने देश के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, आज उस देश में ब्रह्मचर्य एक मजाक बन के रह गया है। आजकल अरे कौन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं लोग। तो दुर्भाग्य है ऐसे देश के निर्माण के लिए ऐसे माँ के लालों ने अपनी प्राणों का उत्सर्ग किया। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर करना चाहिए विवाह से पहले और नियम से रहना चाहिए, उसी से उन्नति और उत्थान होता है और मानसिकता भी सही बनी रहती है। भगत सिंह को मतलब अंतिम समय कैसा था? फांसी के समय और कल्पना दत्त को क्या हुआ था? आजीवन कारावास के दौरान मृत्यु हुई थी। तो जतिन देवदास नंबर 2, चंद्रशेखर आज़ाद नंबर 3, भगत सिंह 4 और कल्पना दत्त 1। तो क्या हो जाएगा? 2, 3, 4 और 1 कौन-सा ऑप्शन है? ये रहा आपका बी ऑप्शन, ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग किसका था? कुंवर साहब का था, नाना साहब का था, तात्या टोपे का था या मंगल पांडे का था? तो तात्या टोपे को क्या कहा जाता था? आपका रामचंद्र पांडुरंग उनका मुख्य नाम। अगला प्रश्न है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की क्यों? क्यों स्थापित की? स्थानीय किसानों से नील खरीदकर उसे इंग्लैंड भेजने के लिए, एक आधार यानी बेस स्थापित करने के लिए जहां से फैक्ट्री अपना कार्य चला सके, इंग्लैंड को निर्यात करने हेतु सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए और मसालों को खरीदकर इंग्लैंड भेजने के लिए। देखो क्या चीज थी, मैं आपको एक बात बताऊं, ये आप यहाँ पर देखिए, ये पूरा का पूरा भारत है, ठीक है, ये पूरा का पूरा भारत है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, आपका पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर हुगली नदी। तो अब अगर पहले क्या था कि वैसे रास्ते तो नहीं थे, ऊपर इधर कहीं जाके इंग्लैंड आप मान लीजिए ऊपर है, हालांकि यहाँ नहीं है, तो रास्ता कहाँ से जाएगा? अब अगर मतलब कुछ भी काम करना है, इधर से जाना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि और भी कंपनीज बैठी हुई हैं। तो क्या है कि इंग्लैंड से इधर से आए जलमार्ग के माध्यम से और इधर चले गए, ठीक है, अंदर देश में कुछ भी भेजना है तो इस तरह से चले गए, ठीक है, अंदर देश में से कुछ लाना है तो इधर। देखो इन्होंने 2 ही जगह बनाया, यहाँ पर मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया और यहाँ पे काम करते थे, मतलब यहीं से आना-जाना और ये सब काम ये लोग करते थे। परंतु शुरुआती दौर में इन्होंने बंगाल से एंट्री करी क्योंकि वहाँ से घुसना सुलभ था और वहीं पर हुगली नदी के किनारे एक बेस बनाया गया और उस बेस को बनाने के पीछे क्या कारण था? उस एक हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित करने के पीछे क्या कारण था? कि इंग्लैंड को निर्यात करने हेतु सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए इन्होंने आपका क्या किया था? बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री की स्थापना की। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किन्होंने 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है? ठीक है, विद्रोह नहीं कहा है। तो इनमें से एक व्यक्ति हैं आपके कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने इस जो 1857 का विद्रोह हुआ था, क्रांति हुई थी, इसको सिपाही विद्रोह ना कहकर जन विद्रोह कहा था। क्या कहा था? कि जन विद्रोह है, भाई लोगों द्वारा किया गया विद्रोह है, ठीक है, भाई उनकी आप आजादी छीन रहे हो, तो उसके उसके लिए किया गया ये विद्रोह है, ये कार्ल मार्क्स ने कहा। जबकि आपके जॉन लॉरेंस, आपके आर.सी. मजूमदार, सैयद अहमद खान, इन्होंने सब ने इसको एक सिपाही म्यूटनी ही माना, सिपाही विद्रोह ही इसको माना गया। ठीक है, बात समझ में आई? अब आ गया आपका भूगोल। भूगोल के प्रश्नों को देखेंगे। भूगोल का पहला प्रश्न है आपका, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, अब आप यहाँ पर आपको
यहाँ इन 2 को में आप अटक जाएँगे, है ना? अपवाह क्षेत्र। देखो इसका मतलब क्या है? अगर आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? तो आप आँख बंद करके लगा देना कि भाई विश्व की जो सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी है वो है नील नदी, ठीक है? नील नदी। परंतु अपवाह क्षेत्र के बारे में अपवाह क्षेत्र मतलब कि कौन-सी ऐसी नदी है जो अपने साथ बहुत भारी भरकम जल को लेके चलती है, बहुत भारी भरकम जल राशि को लेके चलती है, बहुत अधिक विस्तृत होते हुए बहती है, वो कौन-सी नदी है? तो वह नदी है आपकी अमेज़न नदी। कौन-सी नदी है आपकी? अमेज़न नदी है जो आपकी 6220 किलोमीटर लगभग की लंबाई की है और अपवाह क्षेत्र यानी कि देखो अगर मैं बोलूँ नील नदी लंबी है तो उसका अपवाह क्षेत्र इस तरह हो सकता है। परंतु अपवाह क्षेत्र की अगर बात की जाए तो ये अमेज़न नदी है। समझ रहे हैं बात? कितनी ज़्यादा चौड़ाई में, कितनी ज़्यादा जलराशि को लेते हुए बहती है। अगर बात हो खाली लंबाई की तो नील नदी और अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से अगर बात हो कि भाई अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन-सी है तो ये है आपकी अमेज़न नदी जो आपके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बहती है। कहाँ बहती है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बहती है और अमेज़न के जंगल बड़े मतलब खतरनाक होते हैं, बड़े सघन जंगल होते हैं। यहाँ पर जैव विविधता बहुत देखने को मिलती है। आपका एनाकोंडा भी इन्हीं क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है? ये 6280 किलोमीटर आपका है। ठीक है? अगला प्रश्न है हमारा ये वाला। निम्नलिखित में से कौन-सा दर्रा कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है? तो कश्मीर में आपका पीर पंजाल पहाड़ियों में बनिहाल दर्रा है। कहाँ पे? पीर पंजाल पहाड़ियों में आपका बनिहाल दर्रा है, जो कश्मीर को जो क्या करते हैं? जो कश्मीर को भारत से जोड़ता है। कश्मीर को भारत से जोड़ता है कौन-सा? बनिहाल दर्रा, जो पीर पंजाल पहाड़ियों में स्थित है। देखो दर्रा क्या चीज़ होती है, मैंने पहले भी बताया था आपको। जैसे ये पर्वत हैं, ऊँचे-ऊँचे पर्वत हैं, तो अगर आपको इनके पार जाना है तो चढ़ के ही पार होना पड़ेगा। परंतु स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से जब पहाड़ों के बीच में कोई रास्ता-सा बना रहता है, ठीक है? मतलब कि आपको पहाड़ चढ़ के नहीं जाना पड़ेगा, आप डायरेक्टली उधर से उधर जा सकते हैं, तो उसको दर्रा कहा जाता है, उसको पास कहा जाता है। ठीक है? इनकी भी एक क्लास अलग से लेंगे, बढ़िया तरह पढ़ाएँगे, पर थोड़ा-सा अभी समय आपको इन चीज़ों को लगेगा। मुझे बहुत समय लग रहा है, क्योंकि मैं पहले टेक्निकल प्रॉब्लम सही कर लूँ, क्योंकि माइक वाइक का इश्यू हमारा बहुत ज़्यादा बन रहा है। ठीक है? तो ये बात है आपका बनिहाल दर्रा आपका इसमें हो जाएगा, तो आपको ये समझना चाहिए। ठीक है? अगला प्रश्न है हमारा, ग्रहों की गति को बताने वाले नियमों क्या कहा जाता है? तो जो केपलर के नियम हैं, वो ग्रहों की गति से संबंधित ही नियम हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है? अगला प्रश्न है हमारा, समुद्र में ज्वार-भाटे का कारण क्या है? देखो समुद्र जो होते हैं, समुद्र में जब जल ऊँचा उठता है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको ज्वार कहा जाता है। और जब जल नीचे गिरता है, तो उसको भाटा कहा जाता है। ठीक है? मतलब कि पानी का ऊपर उठना समुद्र में, जल के स्तर का बढ़ जाना, ये ज्वार है और जब जल स्तर नीचे जाता है, पुनः अपनी स्थिति में जाता है, तो उसको भाटा कहा जाता है। तो ज्वार-भाटा क्यों होता है? तो चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण के कारण क्या होता है आपका? ज्वार-भाटा आता है इन दोनों की वजह से। परंतु यदि पूछा जाए कि प्रभाव ज़्यादातर किसकी वजह से पड़ता है, तो प्रभाव ज़्यादातर पड़ता है आपके चंद्रमा के आकर्षण। चंद्रमा के आकर्षण से ज़्यादा भयंकर ज्वार-भाटे उठते हैं। सूर्य क्योंकि दूर है, ठीक है, चंद्रमा पास है, तो चंद्रमा के आकर्षण से ज़्यादा होता है, परंतु दोनों के आकर्षण से यह कार्य समुद्र में होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, काटो जलाओ कृषि, है ना? काटो जलाओ कृषि मतलब काटो जलाओ कृषि, नहीं ऐसा नहीं है। ये काटो जलाओ कृषि एक अन्य नाम है इनमें से एक खेती का। और आपने एक खेती सुनी होगी झूम खेती, ठीक है? झूम खेती। झूम खेती ये क्या होती है? ये आदिम प्रकार की एक आदिम प्रकार की खेती की टेक्नीक है, आदिम प्रकार की खेती की एक तकनीक है, जिसमें क्या काम करते हैं आदिवासी जगह-जगह जाते हैं और वहाँ पर क्या काम करते हैं, जो आपके वृक्ष लगे रहते हैं वहाँ पर भूमि पर, जैसे ये वृक्ष यहाँ पर भूमि पर लगे हुए हैं, तो इनको क्या करेंगे जाते ही काट देंगे, काटने के बाद इनको जला देंगे, इनकी राख जो बनेगी उससे जो भूमि है जहाँ पर ये खड़े थे, वहाँ पर बढ़ाएँगे क्या खाद इत्यादि बढ़ाएँगे, वहाँ की जो वैल्यू है, जहाँ मिनरल वैल्यू है उसको बढ़ाएँगे, पुष्ट करेंगे, भूमि को उपजाऊ करेंगे और उसके बाद उसमें क्या करेंगे अनाज बो के खा लेंगे, पी लेंगे, फिर आगे बढ़ जाएँगे, फिर आगे भी यही काम करेंगे। तो झूम खेती में क्या होता है, काटो जलाओ कृषि इसका मतलब नाम अन्य है।
ठीक है, अब बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की। भारतीय अर्थव्यवस्था के 5 प्रश्न हैं। देखो आपके सामने पहला प्रश्न है, स्टैगफ्लेशन से क्या समझते हैं? आपने एक शब्द सुना होगा इन्फ्लेशन, है ना? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? आपका मुद्रास्फीति होता है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे आप में से ये चीज़ समझ नहीं पा रहे होंगे कि मुद्रास्फीति क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है? तो महँगाई की स्थिति को ही क्या कहा जाता है? महँगाई का ही एक टेक्निकल टर्म है जिसको मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो इसी से मिलता-जुलता एक टेक्निकल टर्म है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन से क्या मतलब है? देखो स्टैगफ्लेशन किसी भी देश में अर्थव्यवस्था की वह स्थिति है जब अर्थव्यवस्था में क्या चीज़? जब अर्थव्यवस्था में 2 चीज़, पहली कौन-सी? आपकी महँगाई, पहली आपकी महँगाई और दूसरी आपकी बेरोज़गारी, दूसरी आपकी बेरोज़गारी, ठीक है? ये दोनों की दोनों अपने चरम पर दिखाई दें, है ना? ये दोनों की दोनों मतलब महँगाई भी अपने चरम पे दिखाई दे और बेरोज़गारी भी अपने चरम पर दिखाई दे, ऐसी स्थिति को एक साथ, है ना? महँगाई भी और बेरोज़गारी दोनों एक साथ चरम पर हों, ऐसी स्थिति को स्टैगफ्लेशन कहा जाता है और आज आप महसूस कर सकते हो कि यही स्थिति भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ भी है। तो स्टैगफ्लेशन से क्या तात्पर्य है कि स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है प्रसार के साथ बेरोज़गारी बढ़ती है। ठीक है, क्या होता है? प्रसार के साथ बेरोज़गारी बढ़ती है, ये स्टैगफ्लेशन। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा जीएसटी काउंसिल। आपको पता है जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है ना? ये भारत में बहुत सारे जो आपके क्या चलते थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे, है ना? उन सब को मिला कर के एक टैक्स बना दिया गया है, जीएसटी बना दिया गया है। इसके बारे में आपको निश्चित रूप से पता होगा। तो इसकी एक कार्यकारिणी मतलब एक सभा है या इस तरह कह सकते हैं, इसको चलाने के लिए एक काउंसिल है, जिसको जीएसटी काउंसिल कहा जाता है और इस जीएसटी काउंसिल में कितने सदस्य होते हैं? इस जीएसटी काउंसिल में आपके 33 मेंबर्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन-सी संस्था वर्ल्ड बैंक के नाम से जानी जाती है? तो वर्ल्ड बैंक का जो दूसरा नाम है, वो ये रहा आपका इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। यानी कि एक ऐसा बैंक है, जो देशों को उनके ढांचे के निर्माण के लिए और डेवलपमेंट यानी कि विकास के लिए ऋण देता है, इसलिए इसको वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। इसका अन्य नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, है ना? ये इस बैंक का नाम है वर्ल्ड बैंक का। अगला प्रश्न है नियत विदेशी मुद्रा की दर को कौन बदल सकता है? ठीक है, मतलब कि विदेशी मुद्रा की जो दर पहले से नियत है, बनाई गई है, इसको बदलने की शक्ति किसके पास है? आरबीआई के पास है, सेबी के पास है, वित्त मंत्रालय के पास है या एफआईपीबी के पास है? तो आपको पता है कि भारत में जो भी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मौद्रिक नीति जो भी होती है, ठीक है? अब बात तो मुद्रा की हो रही है ना, मुद्रा की। तो मौद्रिक नीति जो है, उसका जो रेगुलेटर है, उसको नियंत्रित करने वाला यदि कोई है, तो वही है बैंकों का बैंक, है ना? बादशाहों का बादशाह आरबीआई, है ना? रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ही क्या काम करता है, आपकी किसी भी तरह की अगर कोई विदेशी मुद्रा है, उसकी कोई रेट को फिक्स करना है या पहले से उसको चेंज करना है, तो यह अधिकार किसके पास है? यह अधिकार आपके रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की समेकित निधि में से राज्यों के बीच राजस्व की अनुदान सहायता को नियंत्रित करने के सिद्धांतों पर कौन राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? यानी कि देखो भारत के जो इंडिया के फंड्स हैं, जो भारत की निधियां हैं, ठीक है, उनमें से यदि पैसा निकाल कर राज्यों के बीच बांटना है, अनुदान देना है, उनको सहायता देनी है, एड्स देने हैं उनको, है ना? उनको एड देना है, तो ऐसे ऐसे मामले में, है ना, इन सहायताओं को नियंत्रित करने के सिद्धांतों पर राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है? तो रुपये पैसे संबंधी मामला है, तो कौन करेगा? आपको लगेगा भाई ये 3 कर सकते हैं या चौथा भी कर सकता है। परंतु ऐसे मामले में मतलब सलाह देने का काम आपको कौन करता है? वित्त आयोग करता है और वित्त आयोग का ज़िक्र आपके आर्टिकल 280 में आया है। कहाँ पर? आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब पढ़ते हैं भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इसके 5 प्रश्न हैं आपके। ये पहला प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार के तहत, है ना, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, अगर इसके एक्ट की बात पूछी जाए तो आपको 2009 लगाना है। ये पारित कब हुआ? तो 2009 और ये लागू कब हुआ? तो आपको बोलना है 2010। परंतु आरटी, राइट टू एजुकेशन, ये आरटीआई नहीं है, राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं है। राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 का है, राइट टू एजुकेशन 2009 का है, एक्ट की बात की जाए।
परंतु यदि इसके ऐड करने की बात की जाए कि शिक्षा का अधिकार जो है वह 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 साल तक के बच्चों की आयु के लिए मुफ्त शिक्षा हेतु संविधान में कौन-सा अनुच्छेद शामिल किया गया? तो 86वां संविधान संशोधन हुआ था। 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मतलब आपका एक्ट आया था 2002 में। कब? 2002 में। तो 2002 में ये एक्ट आया था और इसके माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया और क्योंकि शिक्षा का अधिकार जीवन जीने के अधिकार के तहत एक अधिकार है, तो आर्टिकल 21 ए में कहाँ पे? आर्टिकल 21 ए में इसको ऐड कर दिया गया और वहाँ पर ये बात लिखी गई कि यदि कोई बच्चा 6 से 14 साल तक का है, तो निशुल्क एवं प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना उसका मौलिक अधिकार है। यदि वह उसको नहीं मिलता है, तो ये बहुत मतलब जघन्य चीज़ अपने आप में हो जाएगी। तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया था सन 2002 में, ठीक है? आर्टिकल 21 ए में जोड़ा गया था। बाद में इसको मतलब और भी ज़्यादा इसके लिए प्रावधान किए गए, तो राइट टू एजुकेशन के नाम से एक्ट बनाया गया 2009 में, जो 2010 में लागू किया गया। अगला प्रश्न है हमारा, वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसको सौंपता है? अभी हमने इनडायरेक्टली दूसरे क्वेश्चन में समझा कि वित्त मंत्री जो वित्त आयोग है, वो अपनी सिफारिशें किसको देता है? आपके राष्ट्रपति को समर्पित करता है, राष्ट्रपति को देता है। आर्टिकल 280 वित्त आयोग और आर्टिकल 52 क्या है आपका? राष्ट्रपति है। ये आपको बात ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का संविधान तैयार करने के लिए गठित संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की जो मतलब पूरी संविधान सभा थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो नेहरू जी तो नहीं थे, वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। भीमराव अंबेडकर जो थे, वो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, आपकी प्रारूप समिति थी, प्रारूपण समिति, है ना? प्रारूपण समिति जो थी, ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, समिति, सही लिख रहा हूँ क्या मैं? आई थिंक गलत लिख रहा हूँ, नीति गलत लिख रहा हूँ। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी, समिति, कई बार वर्तनियाँ अपने आप में दिमाग घूम जाता है वर्तनियों से। समिति, हाँ, अब मैंने ठीक लिखा है शायद। चलिए, जो भी है, कई बार मात्राएँ इधर-उधर हो जाती हैं, दिमाग से आउट हो जाती हैं चीज़ें। तो प्रारूपण समिति के अध्यक्ष थे, जिसने पूरा का पूरा खाका तैयार किया था और ये समिति 7 सदस्यीय समिति थी। परंतु बात की जाए संविधान सभा के अध्यक्ष के बारे में, तो वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको पता होगा कि जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था। उसके बाद जब पहली बैठक हुई, तो वो 9 दिसंबर सन 1946 को हुई और उसमें अस्थायी अध्यक्ष को चुना गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। पर 2 दिन बाद ही, ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को एक और बैठक हुई। उसमें सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया, चुना गया। ये बात आपको ध्यान रखना। तो अब 24वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भाई साहब मेरी तो जिंदगी बिल्कुल खराब है, बड़ी दिक्कत की बात है। सच बताऊं, ये अब देख रहे हो माइक चेंज कर दिया मैंने पूरा। मैंने पूरी की पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, मतलब यहाँ से 24 से मतलब पूरा 50 क्वेश्चन हो गया था पूरा और बहुत जबरदस्त एक्सप्लेनेशन दी थी। अब मैंने जब जाके उसको अपलोड करने के लिए देखा, बहुत मतलब चीज़ों को किया, तो अब देखता हूँ यार क्या उसमें माइक की बैटरी डाउन हो गई और मेरे को पता भी नहीं लगा। अब बड़ी दिक्कत है सच में। मेरे को टेक्निकल प्रॉब्लम मुझे लगता है यूट्यूब में सबसे ज़्यादा मेरे को ही आती है। पता नहीं क्या करें, तो फिर तो दोबारा पढ़ाएँगे भाई। अब ठीक है, दोबारा पढ़ा रहा हूँ और दोबारा सारी चीज़ें यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम 24वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन क्या कहता है कि समवर्ती सूची में किसी विषय पर केंद्र और राज्य के बीच में द्वंद्व होने की स्थिति में क्या होगा? यानी क्या बोल रहे हैं कि समवर्ती सूची में कोई विषय है, कंकरेंट लिस्ट में कोई सब्जेक्ट है, उस पर यदि कोई कानून बना रखा है राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने और उस पर द्वंद्व यानी कि कोई लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, फसाद जैसी स्थिति हो जाती है, तो ऐसे में क्या होगा? किसका कानून मान्य होगा? तो आपको मैं एक बात बताता हूँ दोस्तों, हो सकता है आवाज थोड़ी कम आ रही हो, पर आप लोग एडजस्ट थोड़ा कर लीजिए। तो इसमें मतलब आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, 12 शेड्यूल है और उसमें जो 7वीं अनुसूची है वो क्या कहती है? वो कहती है कि केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा। जो भी मतलब शक्तियों वो एक धुरे पर सीमित ना हो जाए, वो सबके बीच में बंटनी चाहिए, तभी तो लोकतंत्र का फायदा उसमें होगा। तो उसमें उस 7वीं अनुसूची में भी 3 लिस्ट हैं। पहली है संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची को हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। संघ सूची में ऐसे विषय हैं जिस पर केवल और केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची में ऐसे विषय हैं
जिस पर केवल और केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है। परंतु यहाँ पर अपवाद ये है कि संविधान का अनुच्छेद 249 कहता है कि राज्यसभा को अधिकार है कि यदि उसको राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का लगे, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक लगे राज्य सूची का, तो राज्यसभा भी उस पर कानून बना सकती है। और तीसरी है संवर्ती सूची। संवर्ती सूची में ऐसे विषय हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में या कि दोनों केंद्र और राज्य में झगड़ा हो जाए इस कॉमन किसी विषय पर कानून बनाते हुए, या राज्य सरकार ने कोई कानून बना रखा हो और फिर केंद्र सरकार का कानून उसी टॉपिक पे आ जाए, उसी सब्जेक्ट पे आ जाए, तो किसका कानून मान्य होगा? तो ऐसी स्थिति में जब कोई झगड़े की स्थिति हो जाए किसी संवर्ती सूची के विषय पर, या केंद्र सरकार का कानून आ जाए राज्य सरकार के कानून के बाद भी, तो ऐसे में केंद्र का कानून ही प्रभावी रहेगा। ऐसे में आपका राज्य सरकार का कानून जो है वो प्रभावी नहीं रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम राज्यसभा गठन किस वर्ष हुआ था? देखो आपको मैं एक बात बताता हूँ, भारत में एक जो भारतीय संसद है ये विधायी निकाय है ना, विधायी मतलब यहाँ पर कानून बनते हैं और इसके 3 प्रमुख अंग हैं। पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा है आपका राष्ट्रपति। ठीक है, इन तीनों के मिलने पर ही क्या बनता है? आपका संसद बनता है। लोकसभा क्या होती है? लोकसभा आपका निचला सदन है, ठीक है। राज्यसभा आपका उच्च सदन है, राष्ट्रपति अलग होता है। लोकसभा क्या होता है? एक अस्थायी सदन है दोस्तों। क्या है? एक अस्थायी सदन है, यानी कि हर 5 साल के लिए ये बनता है और समाप्त हो जाता है। आप कहें कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है तो 5 साल होता है, या आप कहेंगे कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है तो 5 वर्ष होता है। परंतु आपने कहीं भी ये चीज नहीं सुनी होगी कि भाई जो राज्यसभा का कार्यकाल है वो कितना होता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है, ठीक है। ना तो इसका कोई कार्यकाल होता और ना ही इसको कभी विघटित किया जा सकता, समय से पहले भंग किया जा सकता है। लोकसभा या तो पूरे 5 साल लगेगी, ठीक है, 5 साल के बाद स्वतः भंग हो जाएगी, ठीक है, या इसको पहले भी अपने समय से पहले ही भंग किया जा सकता है, इसलिए अस्थायी है। तो आप बोलेंगे सर कि जब ये राज्यसभा स्थायी है तो इसके मतलब परंतु इस तरह से जैसे राज्यसभा के सदस्यों का आपने सुना, आपने राज्यसभा का अगला हमारा प्रश्न है यहाँ पर सामान्य विज्ञान का हम लोग आ जाते हैं। विज्ञान में क्या है कि वाहनों के पार्श्व दर्पण जो साइडों में दर्पण होते हैं, साइड मिरर होते हैं, ठीक है, उन दर्पणों में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? ये एसएससी का और वनडे एग्जाम्स जितने भी आयोग हैं वगैरह हैं उनका फेवरेट क्वेश्चन है, वो पूछते हैं। तो इनमें क्या होता है आपका, ये एक आपका उत्तल दर्पण होते हैं, ये उत्तल दर्पण होते हैं आपके, ठीक है, ये कॉनकेव लेंसेज आपके होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ, संघ क्या होता है? फाइलम। आपने 10th क्लास में किंगडम पढ़ा होगा। किंगडम 2 ही है, एनिमेलिया और दूसरा है प्लांटी यानी वनस्पति जगत है, एक प्राणी जगत है। उनके अंदर फिर फाइलम्स है ना, संघ है। तो जो प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है, सबसे बड़ा संघ मतलब कि सबसे ज्यादा जो जीवों की संख्या है, प्राणियों की संख्या है, वो कौन से फाइलम में है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा संघ अगर देखा जाए तो वो ऑर्थ्रोपोडा है, ऑर्थ्रोपोडा है। ऑर्थ्रोपोडा संघ में सबसे ज्यादा प्राणी पाए जाते हैं और इसकी अगर पहचान की बात की जाए तो ऑर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों में 6 पैर होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 6 पैर होते हैं, है ना, 3 जोड़ी। आप अब खुद बताओगे कौन से होते हैं, ठीक है। दूसरी पहचान क्या होती है कि जो शरीर होता है वो खंड युक्त होता है। क्या? टुकड़ों में बटा होता है शरीर, टुकड़ों टुकड़ों में होता है। जैसे हमारा शरीर है पूरा एक साथ है ना, ऐसा पूरा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऐसा खंड अलग है वैसा खंड अलग है, इस तरह से तो नहीं है, पूरा मतलब वो है, परंतु खंड युक्त होते हैं। और तीसरी बात है जो बाह्य कंकाल होता है, एक्सटर्नल जो आपका स्केलेटन होता है इनका कंकाल,
वो काइटिन नाम के पदार्थ से बना होता है। काइटिन एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीकार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, और इसमें चमक बहुत होती है, चमक बहुत होती है, ठीक है। अब ऐसे ऐसे कौन से प्राणी होते हैं, देखो इसमें क्या होता है, आपने ततैया देखा है, ततैया पीले वाला बर्रे के छत्ते होते हैं, ततैया आपने देखा होगा पीले वाला जो काटता है, क्यों काटता है, उसमें डंक मारता है वो, और डंक में क्या होता है, HCOOH होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, उसके कारण जलन का अनुभव होता है। तो आपने ततैया देखा होगा, 6 पैर होते हैं, 3 जोड़ी, ठीक है। शरीर क्या होता है, खंडयुक्त होता है, आगे इस तरह का मुंह रहता है, उसके बाद यहाँ पे जुड़ा रहता है, उसके बाद ऐसे जुड़ी रहती है पूरी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह रहता है, पीछे की तरफ ऐसे डंक रहता है पूरा। तो ये देखो खंड युक्त है, 1 खंड, 2 खंड और तीसरा खंड, तो उस तरह खंड में बटा रहता है। ततैया हो गया, आपका क्या हो गया, आपका मच्छर हो गया, आपका जूं हो गया, खटमल हो गया, तो वो सब इसी उसमें आते हैं। और बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है, चमक होती है, आपने देखा होगा एक अलग ही चमक दिखाई देती है, किसमें, आपके ततैये वगैरह में बड़ी अलग ही चमक दिखती है। आप मच्छर को देखो, आप जूं को देखो, अलग ही आपको थोड़ी एक चमक से दिखाई देगी। तो काइटिन का जो बाह्य कंकाल होता है वो बना, ठीक है, ये चीज है आपकी। अगला प्रश्न है हमारा, किसी वस्तु की विराम अवस्था को चाल की किस मतलब चाल की कौन सी अवस्था माना जाता है। कोई वस्तु है रुकी हुई है, तो चाल की कौन सी अवस्था, चाल बढ़ रही है, अरे क्या बात है, रुकी हुई है, बढ़ थोड़ी रही है। अगर थोड़ी चलती हुई होती, रुकती हुई होती तो पता लगता। तो चाल ना तो बढ़ रही है ना कम हो रही है, चाल विपरीत है, नहीं। अरे जब रुकी हुई है तो चाल कैसी है, चाल की शून्य अवस्था वहां पर बनी हुई है। अगला प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अस्पताल में ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन के साथ और कौन सी गैस होती है। आपने देखा था जब कोविड की महामारी बड़ी भयंकर चली, ठीक है, कोविड-19 चला, तो सबसे ज्यादा अकाल किसका पड़ा, इन वाले सिलेंडर्स का सबसे ज्यादा अकाल पड़ा। इस टाइप के सिलेंडर हुए थे ना, ये पूरे इस टाइप से सिलेंडर जो होता है, ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है और हम डॉक्टर्स के पास ले जाते हैं, परंतु जो ऑक्सीजन में बेड्स के पास नली होती है, उनके साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर तो कनेक्ट होते ही हैं, तो उनके माध्यम से ऑक्सीजन तो दी जाती है, बाकी इनमें से कौन सी गैस दी जाती है, आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हो, और भी कोई गैस दी जाती है, कि हाँ बिल्कुल दी जाती है भाई, हीलियम गैस दी जाती है, क्योंकि हीलियम गैस का काम क्या होता है, ये एक्सपेंड करती है, क्या करती है, एक्सपेंड। तो हीलियम क्या काम करती है, कि जो श्वास नली होती है उसको थोड़ा चौड़ा कर देती है, चौड़ा कर लेती है, तो क्या होगी, जो श्वास होगा या श्वास संबंधी समस्या होगी, फुफ्फुस संबंधी समस्या होगी, तो उसको दूर करती है। अस्थमा जैसा भयंकर रोग जिसमें आदमी की जान तक चली जाती है, अस्थमा में क्या होता है कि जो सांस की नली होती है वो सिकुड़ जाती है, जब अटैक आती है ना, सिकुड़ जाती है, सिकुड़ने का मतलब इस तरह सिकुड़ जाएगी, बंद हो जाएगी, तो आदमी को सांस आना बंद हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत ही कारगर होती है। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो क्या काम करेगी, ऑक्सीजन का काम क्या है, हमारी बॉडी को पूरा मेंटेन करना, तो फेफड़ों में जाकर पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचेगी, और जो हमारा ग्लूकोज है वो टूटेगा एनर्जी में, है ना, ये तो काम ऑक्सीजन का है, ठीक है। परंतु ऑक्सीजन पहुंचाने वाले मार्ग में ही यदि कोई बाधा हो, अवरुद्ध हो रहा हो, तो उसको खोलने के लिए हीलियम का प्रयोग किया जाता है, ये बात आप ध्यान, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है। देखो मधुमक्खी पालन क्यों की जाती है, मधुमक्खी पालन की जाती है मोम के लिए, शहद के लिए, और इनको जहां पे पाला जाता है उसको अपियरी कहा जाता है, अपियरी, है ना, और उसी से एक शब्द निकलता है एपीकल्चर। मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है आपका, एपीकल्चर कहलाता है। अब आप बोलोगे सर 3 ही बता दो, अरे भाई बता रहे हैं, चिंता मत करो। पीसी कल्चर, मछली पालन को पीसी कल्चर कहा जाता है, ठीक है। सेरीकल्चर, रेशम के कीड़ों का पालन, रेशम के कीड़ों का पालन किया जाता है, तो पीसी कल्चर होता है। और टिश्यू कहते हैं ऊतक को, तो मतलब लैब में अलग अलग प्लांट्स तैयार करना, अलग अलग ब्रीड तैयार करना, उसके लिए जो काम होता है वो टिश्यू कल्चर से होता है, ऊतक संवर्धन से वह कार्य होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। अब ये हो गए, अब हमारे करंट अफेयर्स के प्रश्न आ गए, करंट अफेयर्स हम देखेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी करने का प्रयास करेंगे क्योंकि मुझे और भी वीडियोस आपके लिए पहुंचानी है। ये देखिए पहला प्रश्न है, किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला, तो ये है आपके श्रीलंकन खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज। एंजेलो मैथ्यूज को मई 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब दिया गया। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का विजेता बना, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का विजेता है आपका हरियाणा। कौन सा, हरियाणा राज्य आपका है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में शतरंज खिलाड़ी भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने, तो इसमें क्या होता है, जो आपका शतरंज का गेम होता है तो उसमें जो सबसे बढ़िया खिलाड़ी होते हैं
उसको ग्रैंड मास्टर कहा जाता है। तो ग्रैंड मास्टर कौन बने आपके? राहुल श्रीवास्तव। कौन बने? राहुल श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? किस तारीख को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 14 जून को। 14 जून को आपका वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, आरबीएल बैंक। आप बोलोगे सर फर्जी तो नहीं पढ़ा रहे हो, आरबीएल बैंक तो हमने भी नहीं सुना। मैंने जब इसको पढ़ा था तो मुझे भी हुआ था कि भाई आरबीएल कौन सा बैंक है। तो आरबीएल बैंक क्या है? एक ऑनलाइन बैंक फैसिलिटी है जो फाइनेंस, ऑनलाइन ही फाइनेंस फैसिलिटी भी है। तो आरबीएल बैंक के जो नए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एमडी एंड सीईओ हैं, वो नियुक्त किए गए हैं। वो कौन है आपके? आर सुब्रमण्यम कुमार। कौन है? आर सुब्रमण्यम कुमार। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च हुई, जिसका नाम क्या है? तो पहली जो कोविड-19 वैक्सीन है पशुओं के लिए भारत की, तो पशु क्या बोलते हैं? एनिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनिमल। और कोविड की वैक्सीन को क्या बोलते हैं आपके? कोविड ऐसे लिख लिया, कोविड-19। तो इनमें से शब्द निकाल दिया, एनिमल से निकाल दिया एनो। क्या निकाल दिया? एनो। और कोविड से निकाल दिया कोवैक्स। क्या निकाल दिया? कोवैक्स। तो एनो कोवैक्स जो है वो आपकी पशुओं के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन बनकर तैयार हुई। अगला प्रश्न है भांग। क्या? भांग। भांग होती है, लोग पीते हैं भांग, खूब रगड़ते हैं, पीते हैं, भोले बाबा के नाम पे पीते हैं। बहुत गलत मतलब ये तथ्य सब प्रचलन चल रहा है। आज के समय में आपको एक बात बताऊं मैं, हिंदू धर्म में जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, इसमें मतलब एक तरह से आप ये देखिए आज के समय में लोग उसको दर्शाते ज्यादा हैं जबकि पालन कम करते हैं। ठीक है। हिंदू धर्म में एक चीज कही जाती है कि भाई मतलब आप चोटी रखो, आप तिलक लगाओ, पर कितने लोगों में चोटी है, कितने लोग तिलक लगा रहे हैं। ठीक है। अब हम तो थोड़ा सा बड़ा लगाते हैं क्योंकि हमारा मामला थोड़ा सा अलग है। ठीक है। मगर मैं आपको लगाने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये क्लास है, आप में से बहुत सारे बुद्धिजीवी फिर कुछ कुछ बोलने लगेंगे और मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, परफेक्ट मैं चीजों को बता रहा हूँ। ठीक है। तो धर्म के नाम पर चीजें बहुत कई जगह अलग भी हैं, उनको ठीक भी करने की जरूरत है। और अभी नए शंकराचार्य भी नियुक्त हुए हैं। ठीक है। आपने देखा होगा। आप मुझे बताइए कि कौन कौन से शंकराचार्य नियुक्त हुए हैं? आपसे प्रश्न ये जीके में करंट में पूछा जा सकता है। तो भांग से प्रतिबंध प्रतिबंध हटाने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है जो कह रहा है खूब पियो कोई दिक्कत नहीं है? ये है आपका थाईलैंड। थाईलैंड देश ने भांग पर से प्रतिबंध हटा दिया। अगला प्रश्न है हमारा, प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस यानी कि चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन डे, ये किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है आपका 12 जून को। कब? 12 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन ड्रोन नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो हिमाचल प्रदेश ने सबसे पहले ड्रोन नीति तैयार करी है। एक ड्रोन उड़ाने संबंधी सब मामला, कहाँ उड़ा सकते हैं, कहाँ नहीं उड़ा सकते, ये हिमाचल प्रदेश ने तैयार की है। और करंट अफेयर का आखिरी प्रश्न है, मशहूर महिला खिलाड़ी मिताली राज। तो मिताली राज का नाम आगे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है नहीं, गेम पूछा है तो क्या हो जाएगा आपका? क्रिकेट हो जाएगा। ठीक है। ये करंट अफेयर के आपके प्रश्न रहे। अब है हमारे जनरल अवेयरनेस के, सामान्य जागरूकता के प्रश्न। सामान्य जागरूकता के प्रश्न है। तो पहला हमारा प्रश्न है स्टैटिक जीके का, आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था? देखो, जो ओलंपिक गेम्स हैं वो बहुत लंबे समय से खेले जा रहे हैं, परंतु आज अगर मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की बात की जाए तो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स सबसे पहले हुए थे 1896 में एथेंस में। ठीक है। कहां पे? एथेंस में। और एथेंस कहां पे? आपका ग्रीस में है, ये आपको बात याद है। ठीक। क्या? 1896 में एथेंस ग्रीस में आपके हुए। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की शोक के नाम से जानी जाती है? तो बंगाल के शोक के नाम से दामोदर नदी को जाना जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी। क्यों कहते हैं शोक? क्योंकि बरसात के मौसम में पानी आता है, भयंकर बाढ़ इत्यादि इन नदियों के कारण फैलती है। ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन के साथ, निम्नलिखित में से किस राज्य की चीन के साथ उभय सीमा नहीं बनती? उभय सीमा का मतलब कि इन 4 राज्यों में से कौन सा राज्य ऐसा है जिसकी सीमा आपकी चीन के साथ नहीं लगती? तो मैं आपको थोड़ा सा बना के बता देता हूँ, इस टाइप से थोड़ा सा इंडिया का। ठीक है। ये आपका जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है। यहाँ पे आपका ये नीचे थोड़ा यूके आ गया, यहाँ पे आपका यूपी आ गया, ये आपका सिक्किम आ गया, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है। ये आपका यहाँ पर चाइना है। ठीक है। नीचे इसमें ही तिब्बत है आपका। तिब्बत भी किसका भाग है? तिब्बत भी चाइना का ही भाग है। यहाँ पर आपका नेपाल है।
तो आप अगर देखेंगे तो चाइना का संबंध यहाँ पर जम्मू कश्मीर से भी है, ठीक है, यूके से भी आपको देखने को मिल रहा है, पर चाइना का डायरेक्ट संबंध यूपी के साथ नहीं है, बीच में नेपाल आ जाता है। यूपी के साथ में डायरेक्ट सीमा नहीं है, सिक्किम के साथ भी लग जाती है और आपकी अरुणाचल प्रदेश के साथ में भी चीन की सीमा लग जाती है। तो किस देश के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो यूपी के साथ सीमा नहीं बनाता। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट परीक्षण कब किया था? ठीक है, मैं आपको इसमें एक चीज दिखाता हूँ, आपके लिए मैंने फोटो डाउनलोड कर रखा है दोस्तों। मैंने एक फोटो आप लोगों के लिए डाउनलोड कर रखा है, ये देखो आप, ये देखो आपका जो भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था वो 18 मई, कब? आपका 18 मई, आपका 18 मई में किया गया था 1974 को। ये बात आपको याद रखना चाहिए। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? आपकी इंदिरा गांधी आपकी प्रधानमंत्री थी। और राजस्थान में पोखरण टेस्ट रेंज पीटीआर में, राजस्थान में ये शाफ्ट में, यहाँ पे शाफ्ट में अंडरग्राउंड ये टेस्ट किया गया था। और इस परीक्षण का नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। अंडर ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा इंडिया सक्सेसफुली detonates its first nuclear weapon at Pokhran, becoming the sixth nation to do so। ठीक है, क्या मतलब क्या है इसमें कि इससे पहले जो आपकी यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 सदस्य थे, केवल उन्हीं को ये अधिकार था, बाकी किसी को अधिकार नहीं था कि भाई वो टेस्ट वगैरह कर सके। पर भारत ने काम किया, सबसे पहले मादा दिखाया ये काम करने का, इसलिए आयरन लेडी भी कहा जाता है किनको? इंदिरा गांधी को। उसके बाद दूसरा टेस्ट हुआ था 1998 में, ठीक है, वो भी सफल परीक्षण था। उसके ऊपर आपने मूवी देखी होगी परमाणु, ठीक है। 1998 में टेस्ट हुआ था, ये भी सेम पोखरण रेंज में, और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति। क्या था? ऑपरेशन शक्ति। ये आपको बात ध्यान। अगला प्रश्न है हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी आशा पूर्णा देवी, जो बंगाली लेखिका थी। क्या थी? बंगाली लेखिका थी। और इनको सन 1976 में यह पुरस्कार मिला था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी। अगला प्रश्न है हमारा, पैलेस ऑन व्हील, है ना, ये मतलब कि व्हील मतलब पहियों पर, पैलेस मतलब कि महल। तो क्या इसका मतलब हो सकता है? तो इसका मतलब सीधे सीधे रेलगाड़ी से है। पैलेस ऑन व्हील क्या है? राजस्थान की एक राजसी रेल यात्रा है, यानी कि लोग आते हैं, पैसा देते हैं, उसमें बैठते हैं, राजसी ठाट बाट का आनंद लेते हैं, वो घूमते फिरते हैं, पर्यटन करते हैं। ये राजस्थान की एक राजसी रेल यात्रा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, विश्व प्रसिद्ध सेरेंगेटी नेशनल पार्क, इनके नाम आपने सुने होंगे। बचपन में हम लोग डिस्कवरी बड़े मन से देखते थे, पड़ोसियों घर जा जाके देखते थे। हमारे यहाँ तो केबल नहीं था, ठीक है, वैसे टीवी देखने की आदत मेरे को आज भी नहीं है। तो बड़ा अच्छा लगता था। आपने मसाई मारा देखा होगा, मारा नदी वहां से निकलती है, बहुत सारे विल्डर बीस्ट निकलते हैं नदियों से और दिखाते हैं कि भाई उनको बीच में मगरमच्छों ने पकड़ लिया, भयंकर है, वेट कर रहे हैं, ऐसा ऐसा आपने देखा होगा। तो सेरेंगेटी नेशनल पार्क और मसाई मारा नेशनल रिजर्व ये किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये आपके अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इनके बारे में आपको एक मैं वो दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये रहा पूरा का पूरा आपका अफ्रीका महाद्वीप का चित्र। तो अगर इसकी बात की जाए दोस्तों, तो आपका ये क्या है? आपका अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। और जो सेरेंगेटी नेशनल पार्क है आपका, सेरेंगेटी नेशनल पार्क आपका तंजानिया में कहाँ है? सेरेंगेटी नेशनल पार्क आपका तंजानिया में है। और मसाई मारा नेशनल रिजर्व, मसाई मारा नेशनल रिजर्व आपका कहाँ पे है? वो केन्या में है। और सेरेंगेटी और मसाई मारा जो आपका ये पार्क है, रिजर्व है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? थोड़ा थोड़ा ओवरलैप भी करते हैं, इनकी सीमाएं भी आपस में साझा होती हैं। तो केन्या देश में है मसाई मारा, जो इस तरह ऊपर दिखाई दे रहा है, और नीचे तंजानिया है जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। बात आपकी समझ में आई होगी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन ब्रिक का सदस्य नहीं है? देखो, पहले जो ब्रिक्स था, जो अभी ब्रिक्स है, वो पहले ब्रिक था क्योंकि उसमें 4 ही देश थे, परंतु आज इसकी जो वो है वो BRICS है। बी से इसमें ब्राजील आ जाता है, ठीक है, ब्राजील आ गया इसमें आपका। आर से आपका रशिया आ गया यानी रूस। आई से इंडिया यानी कि आपका भारत आ गया। सी से चाइना यानी कि आपका चीन आ गया। कौन सा देश? आपका चीन आ गया। और एस से आपका दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका आपका आ गया है। ठीक है, तो इतना तो आपको पता लग गया होगा कि भाई रूस भी है, भारत भी है, ब्राजील भी है, क्यूबा नहीं है। क्या? क्यूबा नहीं है। आप देखेंगे अगर यूएसए के साथ में देखेंगे
तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक छोटा सा द्वीप जिसका नाम है क्यूबा। और क्यूबा को क्या कहा जाता है? चीनी का कटोरा कहा जाता है, चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो क्यूबा जो है वो ब्रिक्स का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, राजीव गांधी की मृत्यु के दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? देखो, राहुल गांधी चुनाव के समय में क्या थे, वो अपने दक्षिण भारत की यात्रा पे थी और तमिल जो आतंकवादी थे, तमिल आतंकवादियों ने क्या किया था, विस्फोट करके और मतलब राजीव गांधी को मार दिया था। तो उस दिन को आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा और अंतिम प्रश्न है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप की राजधानी क्या है? आपकी पोर्ट ब्लेयर है। उम्मीद करता हूं आपको एफर्ट अच्छे लगे होंगे, चीजें समझ में आई होंगी। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।